Hello students, welcome back to Prepon. We are doing 50 series on modern Indian history. अब तक हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है. स्वदेशी मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन क्या रहा, चाहे वो साइंस का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो या इंडस्ट्री का फील्ड हो, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. भारत में स्वदेशी का काम होने लगा है. अब स्वदेशी मूवमेंट शायद कंटिन्यू भी रहता, बट सूरत में हो गई है स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है. एंड ओबियसली जब ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो गया है तो अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा और पुश लगाने की कोशिश की है ताकि कांग्रेस को वाइंड अप कर दें. तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि व्हाट हैपेंड बिटवीन द टू मूवमेंट्स, द एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट. वो जो इंटरवीनिंग पीरियड था उसके बीच में क्या हुआ है. सो पीरियड इज 1908 to 1914, मतलब the period in which Tilak was not there, लाजपत राय was not there, विपिन चंद्रपाल भी नहीं हैं और अरविंदो घोष भी नहीं हैं. क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या वो हालात बनेंगे कि होम रूल मूवमेंट शुरू होता है. एज यू नो कि 1906 में मुस्लिम अपीजमेंट का काम अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो उनकी रिफ्लेक्ट होती ही है पार्टीशन ऑफ बंगाल में. 1906 में दे हेल्प्ड फाउंड दिस मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों ने बनवा डाली है. शिमला डेलीगेशन गया है मुस्लिम्स का और एक पार्टी बनी है मुस्लिम लीग. अब लीग के सपोर्ट से कांग्रेस को ख़त्म करने की एक डायमेंशन और खोलेंगे. तो आज देखते हैं कि अब पॉलिसी क्या है ब्रिटिश लोगों की भारत में. तो 1908 से 1914 का जो पीरियड है इसमें क्या पॉलिसी है अंग्रेज़ों की. लेट अस सी. पॉलिसी इज रिप्रेशन. उनकी जो पॉलिसी है वो रिप्रेशन की है. बेसिकली द पॉलिसी इज ऑफ रिप्रेशन. रिप्रेशन की पॉलिसी है उनकी पूरी की पूरी. रिप्रेशन ऑफ होम, रिप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, कंसीलिएशन एंड फाइनल सप्रेशन. तो अब ये पॉलिसी क्या है, किसको वो रिप्रेशन कह रहे हैं, क्या कंसिलिएशन है, क्या सप्रेशन है. द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन इंडिया एट दैट टाइम वर द एक्सट्रीमिस्ट तिलक एंड कंपनी. सूरत स्प्लिट के बाद वो कांग्रेस से बाहर तो कर दिए गए, बट तिलक हैड द कैपेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ही वाज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमिस्ट वैसे ही कमजोरी में है, और थोड़ा पुश लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे. So they wanted to repress the extremists and revolutionaries. कुछ इसी समय revolutionaries भी बढ़ने लगे हैं. People wanted to somehow end the British rule even if they have to give their lives. मैंने आपको बताया था अपने डिफरेंट एपिसोड्स के जरिए कि कैसे मदन लाल ढींगरा, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस वो अपनी जीवन दान कर रहे हैं देश के लिए. तो ये जो डेंजरस एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेस करते हैं, अरेस्ट करते हैं, बैन करते हैं, डेथ सेंटेंसेस देते हैं, तो एक फियर जनरेट होगा सोसाइटी में. कंसिलिएट करते हैं मॉडरेट्स को और मुस्लिम्स को. जो मॉडरेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे चलना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो मॉडरेट्स को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, ताकि लोगों की नज़रों में ये दिखे कि मॉडरेट्स ही हैं जो रियल रिफॉर्म्स ला सकते हैं. एक्सट्रीमिस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. तो मॉडरेट्स का रिवाइवल करते हैं, उनको रिफॉर्म्स देते हैं और भारतीयों को दिखाते हैं कि आपके लिए रिफॉर्म्स लाने वाले मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं. मुस्लिम्स को अपीज करते हैं, उनको पॉलिटिकली अपलिफ्ट करते हैं. मुस्लिम लीग तो बनवाई दी गई है, अब उनको कांग्रेस के पॉलिटिकल राइवल्स के तौर पर डेवलप करते हैं, जिससे जब ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी तो देयर विल बी बेनिफिट फॉर अस ऑल्सो. तो मुस्लिम्स और मॉडरेट्स को हम अपीज करेंगे और फाइनली आपस में जब ये लड़ जाएंगे तो टोटल सप्रेशन हो जाएगा सभी का. लॉज बनाएंगे, बैन करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे. दिस वे नाउ द ब्रिटिश अप्लाइड देयर पॉलिसी इन दिस फैशन. इस समय कर्जन के बाद वाइसरॉय है मिंटो टू नाम का वाइसरॉय है, और मॉर्ले, जॉन मॉर्ले थोड़ा लिबरल है, वो इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता है. तो कैसे इनकी ये पॉलिसी चलेगी, लेट अस सी. इसको देखते हैं इनकी इस पॉलिसी को. एक्सट्रीमिस्ट
Tilak, the most dangerous of Indians at that time for British, was given 6 years of imprisonment. तिलक को दिया गया है 6 साल का जेल. तिलक was given 6 years of imprisonment. बर्मा में मांडले जेल में उनको भेज दिया गया है 6 साल के लिए. केसरी में उन्होंने 2 आर्टिकल्स लिखे हैं. उनके आर्टिकल्स को सेडिशन बताकर तिलक को अरेस्ट किया गया है. उनको ये बोला जा रहा है कि आप जो प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जैसे एपिसोड होते जा रहे हैं उसमें आप बॉम्ब को सपोर्ट कर रहे हैं या मेथड ऑफ बॉम्ब को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तिलक को जबरन, कोई बेसिक कॉज नहीं है, बट तिलक को दिया गया है 6 साल का अपीजमेंट. जब तिलक को अरेस्ट करने का वारंट निकला है तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि बेल पहले से मिल जाए, बट वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है. पर्पज ये था कि दे वांटेड टू समहाउ रिमूव तिलक फ्रॉम द सीन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. तिलक ने 21 घंटे अपना दलील भी पेश की है और खुद अपना मुकदमा डिफेंड किया है, बट द जूरी वॉज नॉट प्लीज्ड एंड तिलक वॉज गिवन 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. तो तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया है. तो तिलक रिमूव हो गए. केसरी में उनके आर्टिकल्स हैं. तिलक ने बोला है कि जो अंग्रेजी प्रेस है वो भी तो लिख रही है कि अब अंग्रेज़ों के पास अधिकार ज़्यादा हो गए हैं, वो चाहें तो इंडियंस को कुचल सकते हैं, क्रश कर सकते हैं. तो आपने ऐसे चार्जेस अंग्रेजी प्रेस पे नहीं लगाए हैं, बट आप मेरी अखबारों पे लगा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है. बट उनका पर्पस समहाउ दे हैव वांटेड टू रिमूव तिलक. बिपिन चंद्र पाल बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे पॉलिटिक्स में. अब लाला लाजपत राय अब यूएसए चले जाएंगे, बहुत 10 साल तक लगभग यूएसए से काम करेंगे. अरविंद घोष पौंडीचेरी में एक आश्रम स्टार्ट कर देंगे एंड ही विल टेक टू लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. वो स्पिरिचुअलिज्म की लाइफ में चले जाएंगे. 1909 में उनके ऊपर, 1908-9 में उनके ऊपर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला है जहां एक बॉम्ब फैक्ट्री पकड़ी गई है. तो उसके मुकदमा चला है, मुकदमा वो जीत गए हैं और वो भी एक्टिवली यहाँ से एक्टिविटी से चले जाएंगे. इसका मतलब वो 4 लीडर्स जो फ्रीडम स्ट्रगल को अफेक्ट कर सकते हैं फेवर में इंडियंस के, वो बाय दिस वे और दैट वे वर नॉट देयर टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल, और जो हैं वो मॉडरेट्स हैं. तो बाय देयर पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन ऑल द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हु कुड वेज अ मास मूवमेंट वर नॉट देयर. तो वो वहाँ पर नहीं है. तो रिप्रेशन का एक एलिमेंट तो ये हो गया. दूसरा, मॉडरेट्स को अब हम अपीज करते हैं. मॉडरेट्स को अपीज करना चाहते हैं वो, उसके लिए क्या करेंगे? उनकी पब्लिक इमेज इंप्रूव करनी चाहिए. लोगों को ये बताना चाहिए कि प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस या तिलक जैसे लोग आपके फायदे के लोग नहीं हैं. आपके फायदे के लोग तो मॉडरेट्स हैं. मॉडरेट्स की पब्लिक इमेज काफ़ी धूमिल होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, पर्टिकुलरली आफ्टर सूरत स्प्लिट एंड द पॉपुलर लीडर्स वर तिलक एंड कंपनी. तो ये दिखाने के लिए लोगों को कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, देखिए वो है भी नहीं. इसलिए ट्रीट योर मॉडरेट्स एट योर लीडर्स. और मॉडरेट्स से डील करने में अंग्रेज़ों को दिक्कत होती नहीं है. तो उन्होंने उनकी पब्लिक इमेज इंप्रूव की है और अनाउंस कर दिया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 19. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का नाम जब ये पास हो गया पार्लियामेंट में तो पड़ गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. मॉर्ले इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो टू इज वाइस रॉय. तो इन दोनों की जो जॉइंट स्कीम है इसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट. अब इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जब से ब्रिटिश रूल, क्राउन का रूल जारी हुआ है, तो पहला एक्ट आया था 1861 जहां पर थोड़ा बहुत एलिमेंट इंडियंस का. सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू इस समय निकल के आ रहा था वो ये था कि इंडियंस की जो राय है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम रिवोल्ट के समय इंडियंस के थॉट्स के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए रिवोल्ट हुआ है. तो क्यों ना कुछ इंडियंस को एसोसिएट करें जो हमें इंडियन थॉट के बारे में कुछ बता सके कि क्या सोसाइटी में चल रहा है, ताकि हम समय से पहले एक्शन ले सकते हैं. तो हाई क्लास इंडियंस वर अलाउड टू बिकम पार्ट ऑफ काउंसिल्स. 1892 में कुछ और बढ़ा है. इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इंडियंस वॉज अलाउड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स ग्रेटर स्टेप वॉज टेकन. तो इसके फीचर्स क्या हैं? सारे एक्ट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ. तो सबसे पहले तो जो इंडिया काउंसिल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, एक भारत सचिव होता है जिसका 15 लोगों का एक स्टाफ होता है, उसे इंडिया काउंसिल कहते हैं, इंग्लैंड में काम करता है. उसमें 2 इंडियंस नॉमिनेट होंगे,
मतलब इंडियंस रिप्रेजेंटेशन विल स्टार्ट इन द बॉडी वर्किंग फॉर इंडिया इन इंग्लैंड। इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है, वहां 2 इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब आपका एलिमेंट हम बढ़ा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव जो है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, उसमें सेंटर में एक इंडियन वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भारतीय मेंबर बनेगा। ऐसे ही हर राज्य की प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में भी एक भारतीय होगा, मतलब गवर्नमेंट में भी एक भारतीय हो सकता है। ये उनको बेनिफिट दे दिया गया है। अब लेजिस्लेचर पे आ जाते हैं। लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन हुआ है, 16 मेंबर से 60 मेंबर्स एडिशनल मेंबर्स दे दिए गए हैं लेजिस्लेचर में। सेंट्रल काउंसिल की हम बात करते हैं, देयर वाज मोर इंडियन एलिमेंट एंड डायरेक्ट इलेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट वाज डायरेक्ट इलेक्शन इनटू द काउंसिल्स। अब इंडियंस को सीधे चुनाव के जरिए वहां भेजने की बात चल रही है, और एनलार्जमेंट कुछ 16 मेंबर से 60 मेंबर तक कर दिया गया है काउंसिल में। तो ये कैसे एक्सपेंशन हुआ है, लेट अस सी। देखिए मोटे मोटे तौर पर मैंने ग्राफ के जरिए एक समझाने की कोशिश की है आपको, देखिएगा इसे। सेंट्रल काउंसिल में अब 60 एडिशनल मेंबर आएंगे अपार्ट फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 28 तो होंगे ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड हैं, ये अभी भी नॉमिनेशन से आएंगे, और 32 जो है वो नॉन ऑफिशियल्स हैं। 32 नॉन ऑफिशियल्स हैं, ये इलेक्शन से आएंगे। इनमें 5 नॉमिनेटेड होंगे, ये कोई भी हो सकते हैं, अंग्रेज इनको नॉमिनेट करेंगे। 27 इलेक्टेड से आएंगे, 27 का होगा इलेक्शन। ऑफ दिस 27 एमपीज सेंट्रल काउंसिल में इलेक्ट होके आएंगे। ऑफ दिस 27, 13 विल कम फ्रॉम जनरल इलेक्टोरेट्स। जो 13 लोग हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, 13 एमपीज। 14 एमपीज में 2 होंगे स्पेशल इलेक्टोरेट्स, स्पेशल क्लास से आएंगे। 6 मुस्लिम्स, कहीं कहीं 8 भी लिखा है, 8 भी हो सकते हैं, और 6 होंगे लैंड होल्डर्स। तो ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि एक तो काउंसिल में एक्सपेंशन हुआ है, और मुस्लिम्स को दिया गया है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार, जिसके लिए मुस्लिम लीग का डेलीगेशन गया है इंग्लैंड। जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स पे बहस हो रही है, तो एक डेलीगेशन मुस्लिम लीग का इंग्लैंड में काम करने लगा है। अमीर अली led a delegation of Muslims in England, and they wanted to somehow influence the British to give Muslims something very very important. मिंटो ने मुस्लिम्स को बताया है कि जब तक आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक आपका हर तरीके का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, इसलिए काउंसिल में आपकी सीटें अनिवार्य तौर पे होनी ज़रूरी हैं। इसलिए फाइट फॉर दिस एंड वी आर इन द कंसिडरेशन ऑफ दिस थिंग। तो मुस्लिम्स भी फाइट करने लगे हैं कि हमको विशेष अधिकार दिया जाए। जब हमारी काउंसिल में सीट्स फिक्स हो जाएंगी, तब हम अपनी बात सही तरीके से कह पाएंगे। तो उनको ये मिंटो ने पाठ पढ़ाया था, उसके लिए वो करते भी हैं। तो ये एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि हु लेड द डेलीगेशन विच इन्फ्लुएंस्ड मॉर्ले और इंग्लिश पीपल टू गिव मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आपका आंसर होगा अमीर अली। अमीर अली मुस्लिम लीग डेलीगेशन वॉज देयर, जिसने इन्फ्लुएंस किया है अंग्रेजों को कि हमको विशेष अधिकार दिया जाए, कम्युनल इलेक्टोरेट दिए जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम्स को दिया गया है पृथक निर्वाचन का अधिकार। काउंसिल एक्सपेंड हुई हैं, ज़्यादा इंडियंस उसमें आ गए हैं, इलेक्शन का सिस्टम शुरू हो गया है। अब देखते हैं ये क्या है पृथक निर्वाचन का अधिकार। नाउ राइट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स को मिला है राइट टू हैव पृथक निर्वाचन। मतलब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जिससे मुस्लिम्स ही खड़े होंगे, मुस्लिम्स ही वोट देंगे, और जो जीत के आएंगे वो मुस्लिम्स होंगे। मुस्लिम्स की जो इलेक्शन राइट टू वोट क्वालिफिकेशंस हैं वो हिंदूज से काफ़ी नीचे हैं, मतलब मुस्लिम्स कैन बी गिवन राइट टू वोट, और जो इलेक्टोरल क्वालिफिकेशंस हैं वो भी अलग अलग हुआ करती हैं। और इलेक्शन होता कैसे है, जो जनरल वोटर है जिसको वोट देने का अधिकार है, मान लीजिए वोट देने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो इतना इनकम टैक्स देता है या इतनी प्रॉपर्टी उसके पास है, उन्हीं आधार पे तब इलेक्शन का वोट देने का अधिकार दिया जाता था। वो चुनेगा अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को, म्यूनिसिपैलिटी को, या जो लोकल बॉडीज़ हैं, एंड द लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स हैं वो चुनेंगे प्रोविंशियल मेंबर्स को, बॉडीज़ के मेंबर्स को। मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं, जैसे आज के संदर्भ में जान लीजिए, अपने एमएलएस को चुनेंगे, और एमएलएस चुनेंगे सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स को। कहने का मतलब है, अगर हम इसे कहें कि रिप्रेजेंटेटिव हो गई है बॉडी, तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो जनरल वोटर है, बेसिक वोटर है, इसे नहीं पता कि अल्टीमेटली हु विल रिप्रेजेंट मी इन द
लोकसभा। तो ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। यही शुरू हुआ है, सीधे जनता को वोट देने का अधिकार, सीधे वो काउंसिल मेंबर भेज दे, ऐसा अभी नहीं हुआ है। तो सेंट्रल काउंसिल में इस तरीके से मुस्लिम जाएंगे। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जिसमें मुस्लिम्स ही वोट देंगे, मुस्लिम्स ही खड़े होंगे। गारंटीड रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का काउंसिल में होगा तो मुस्लिम्स की पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ेगी। यही मिंटो ने बोला है मुस्लिम्स को कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम न्यूमेरिकल नंबर पे नहीं खाली, हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेस पे भी करेंगे। अब मुस्लिम्स को मिला है एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन कॉल्ड पृथक निर्वाचन का अधिकार, जो अल्टीमेटली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गैप बढ़ाता ही जाएगा। ये इंट्रोड्यूस हुआ है मॉडले-मिंटो रिफॉर्म से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स इज मुस्लिम्स हैड बीन गिवन राइट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस फिलहाल इसके लिए राजी नहीं है, बट ये दे दिया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम्स जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी कंटेस्ट कर सकते हैं, वो चाहें तो वहां पर उनको एडिशनल सीटें भी मिल सकती हैं। तो 8 या 6 सीटें तो गारंटी के तौर पे मिलेंगी ही मिलेंगी। एक डेवलपमेंट ये हुआ है। नाउ इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट में सिस्टम चल रहा है उसमें अब मेंबर्स को क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दे दिया गया है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे लोकसभा विधानसभा में मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एक्सट्रैक्टिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर जो हाउस का अध्यक्ष है वो चाहे तो क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता है, बट यू हैव बीन गिवन राइट टू आस्क क्वेश्चंस और आल्सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। बजट पे सेपरेट आइटम्स कुड बी वोटेड अपॉन। बजट में जो एलिमेंट है, हेड्स हैं, उन पे वोट हो सकता है, लेकिन बजट एज ए होल शैल नॉट बी वोटेड। ये इंपॉर्टेंट है, बजट एज ए होल शैल नॉट बी वोटेड बट द सेपरेट आइटम फ्रॉम द बजट कैन बी वोटेड। उस पर वोट हो सकता है, पूरे बजट पे काउंसिल मेंबर्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोई डिस्कशन नहीं होगा फॉरेन पॉलिसी पे, मतलब मेंबर्स को पास कुछ फाइनेंशियल अधिकार आ गए हैं, कुछ पब्लिक मुद्दों पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप उन मुद्दों पर कुछ डिस्कशन हाउस में नहीं कर सकते हैं जो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित हैं या जो कोर्ट में पड़े हुए हैं या जो भारत सरकार का जो डेट है, इंटरेस्ट है, कितना कर्जा उनके ऊपर है, इस पे आपको कोई डिस्कशन करने का अधिकार नहीं है। और 10 साल के लिए ये कानून चलेगा। जैसे पहले चार्टर कानून 20-20 साल में आते थे, ऐसे ही अब जो कानून है वो 10 साल चलेगा। तो अब इसमें लिखा हुआ है, अब 1919 में अगले रिफॉर्म्स आएंगे। 10 साल के लिए आया है मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स दिए गए हैं मॉडरेट्स को कि दिखाते हुए कि मॉडरेट्स ने आपके लिए रिफॉर्म्स लाए हैं, और देखिए किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन हमने काउंसिल में बढ़ा दिया है। दिस वॉज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स ऐसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट डिस्कशन के रूल्स बना दिए गए हैं, किस तरीके से बजट डिस्कस किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा बहुत सेम्बलेंस देने की कोशिश की है, लेकिन जिसे रियली पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं वो सब शुरू अभी नहीं हुआ है। अगर हम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि मॉडले-मिंटो रिफॉर्म से क्या क्या हुआ है, वॉज देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, तो आप बोलेंगे देयर वॉज सम सेम्बलेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ओनली थ्रू एन इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो एसेंस होता है वो होता है कि सरकार की लोगों को जवाबदेही हो, वो एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट जैसी बॉडी तो इंट्रोड्यूस कर दी गई। इंस्टीट्यूशन के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पार्लियामेंट जैसी बॉडी है और उसके पास वो अधिकार नहीं है जो रियली पार्लियामेंट के पास होते हैं। लेजिस्लेचर नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट से कोई भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के कंट्रोल में काम नहीं करेगी। डिवाइड एंड रूल को बहुत बढ़ावा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बहुत बढ़ावा दिया गया है। मुस्लिम्स को पॉलिटिकल राइवल्स के तौर पे तैयार किया गया है। तो मॉडले-मिंटो रिफॉर्म्स लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? नो, it did not. Mordle-Minto reforms gave right to vote to people? Yes. Mordle-Minto reforms gave right to people on just on the basis of age? No. It was communal electorates. Muslims can vote only for Muslims. So there was guaranteed representation of Muslims in the council. और वोट देने का अधिकार जो दिया गया है बहुत ना के बराबर लोगों को दिया गया है, वो भी प्रॉपर्टी और इनकम क्वालिफिकेशंस पे होता है। मतलब वो जो हायर एलिमेंट है वही वोट दे सकते हैं। So there was no establishment of responsible government in India by virtue of Mordle-Minto reforms. Congress has rejected
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो कांग्रेस एज ए बॉडी है उसने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन मॉडरेट्स चाहते हैं कि इसे हम फॉलो करें, कुछ मॉडरेट्स चाहते हैं कि इसको हम फॉलो करें। बहरहाल ये एक कंडीशन है, ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को मॉडरेट्स आर रेडी, बट कम्युनल इलेक्टोरेट्स के लिए कांग्रेस रेडी नहीं है। इट्स रिजेक्टेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। रिफॉर्म्स को तो वो चलाना चाहते हैं। सो दिस वाज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, आल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। नाउ ये एक डेवलपमेंट हो गया। तो एक तरीके से उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड खेला है। उधर मुस्लिम्स उनके सपोर्ट में आ गए हैं और कम्युनल इलेक्टोरेट्स के जरिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स में एक गैप सा पैदा कर दिया है, जो पहले से ही करते आ रहे हैं। अब ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उधर अगला डेवलपमेंट क्या होता है इस पीरियड में, हुआ है दिल्ली दरबार। इस समय वाइसरॉय है हार्डिंग टू। मिंटो के बाद आया है हार्डिंग टू, वाइसरॉय हार्डिंग टू। इस समय हुआ है दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था लिटन के समय। दूसरा हुआ था 1903 में कर्जन के समय। यह है थर्ड एंड द लास्ट दिल्ली दरबार व्हेन किंग जॉर्ज एंड मैरी केम टू इंडिया। द ओनली किंग ऑफ इंग्लैंड हु केम टू इंडिया वाज जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। ही केम टू बॉम्बे और यहाँ पे बना है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑन दिस ओकेजन वाज कंस्ट्रक्टेड गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे। इसका आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटेट। तो दिल्ली दरबार हुआ है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने अनाउंस किया है कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, रिवोक किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब रिवोक हुआ था, तो आप बोलेंगे 1911 में, व्हेन अनाउंसमेंट वाज डन बाय जॉर्ज फिफ्थ कि बंगाल विभाजन को खत्म किया जाता है, ईस्ट वेस्ट बंगाल को मिलाया जाता है, बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बनाए जाते हैं। और कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट हो गई है दिल्ली। दिल्ली विल बी डेवलप्ड एज ए सेंटर फॉर मुस्लिम पावर। ऐसा बताया गया है कि एक ज़माने में दिल्ली आपकी पावर का सेंटर होता था। वी आर कमिंग बैक टू दिल्ली नाउ। अपने स्ट्रेटेजिक मूव से वो दिल्ली कैपिटल कर देते हैं, कलकत्ता की जगह दिल्ली कैपिटल बन जाती है। तो इट वॉज इन द टाइम ऑफ हार्डिंग दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया और दिल्ली को एक नई कैपिटल के तौर पर डेवलप करने का काम शुरू हो जाएगा। और एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, इनको एक काम मिला है। सो द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज एडविन लुटियंस एंड उसके साथ हर्बर्ट बेकर है। ये न्यू दिल्ली को डेवलप करेंगे। तो अनदर डेवलपमेंट ये हुआ है कि यहाँ पर नई दिल्ली या कैपिटल बननी शुरू हो गई है। अब जो नई पार्लियामेंट, नई जो दिल्ली डेवलप होगी उसमें वो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए होंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग डिज़ाइन होगी। हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस विल डिज़ाइन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वाइस रीगल, जो वाइस रॉय जहाँ रहते हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो बनेगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, नॉर्थ ऑफ राष्ट्रपति भवन, साउथ ऑफ राष्ट्रपति भवन बनते हैं ये, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिसेज हैं, जितने भी मंत्रालय हैं वो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स में हुआ करते हैं, वो बनेंगे। इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, ये डिज़ाइन किया जाएगा, इस पे काम होगा, जिसमें अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो मार्टियर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। कनॉट प्लेस डिज़ाइन होगा, जिसको रॉबर्ट रसेल, इट वॉज नॉट डिजाइंड बाई एडविन लुटियंस, इट वॉज बाई रॉबर्ट और रसेल। कनॉट प्लेस दिल्ली में एक मार्केट प्लेस बनाया जाएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, छोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, सिविल सर्विसेज में मे बी मे नॉट बी आस्क्ड। सो दिस वे न्यू दिल्ली वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। तो 1908 से 1914 तक कुछ ये मेन डेवलपमेंट हुए हैं। हाँ, भारत के बाहर बड़े स्तर पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, जब गदर मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन इन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया गदर मूवमेंट चल रहा है। उधर गांधी जी साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इस समय जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल डाउन है, तब भारत के बाहर दो मूवमेंट चल रहे हैं। वन वॉज लेड बाई द गदर लीडर्स आउटसाइड इंडिया, अनदर वॉज लेड बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। और 1914 से 1915-16 का समय फिर रिवाइवल का समय है, जब तिलक वापस आ जाएंगे, गांधी जी भी इंडिया आ जाएंगे और फिर मास मूवमेंट का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा।
रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी इस समय ज़्यादा बढ़ जाता है आगे, जब कांग्रेस टूट गई है, मॉडरेट लीडर से लोगों की होप खत्म हो गई है, तिलक वगैरह है नहीं। ऐसे में लोग इंडिविजुअल हीरोज दे विल कम फॉरवर्ड टू समहाउ टीच ब्रिटिश लेसन। तो ऐसी गतिविधियां इस समय बढ़ जाएंगी। मतलब 1908 जब प्रफुल्ल जाकी खुदीराम बोस ने मारने की कोशिश की है किंग्सफोर्ड को, उस समय से लेकर 1931 भगत सिंह की फांसी तक अब लंबे बड़े इंटेंसली ये काम होता चला जाएगा, जिसे हम रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट कह देते हैं। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ऑल दिस इवेंट्स टुक प्लेस इन दिस पीरियड। तिलक का सेंटेंस 1914 में पूरा हो जाएगा। 1914 में ही एनी बेसेंट भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगी। अब एनी बेसेंट तिलक क्या डेवलपमेंट करेंगे, कैसे मास मूवमेंट का रिवाइवल होगा, कैसे एक्टिविटी दोबारा बढ़ेगी, साथ साथ इन दिनों डेवलपमेंट ये भी हुआ है 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू होगी। तो गांधी जी का आना, तिलक का वापस लौट के आना, एनी बेसेंट का फ्रीडम स्कूल को ज्वाइन करना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरू होना, ये सारे इवेंट्स अब आने वाले मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्या डेवलपमेंट हुए, कौन सी नई क्लासेस डेवलप हुई हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के वॉर्टेक्स में कौन और नए नए लोग आए हैं, कैसे मास मूवमेंट बढ़ा है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब करिए चैनल एंड अपने कमेंट भेजिए हाउ वी कैन इम्प्रूव इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्रपॉन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पर एवरी डे वी आर गिविंग यू 5 क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स। हम जैसे एक हफ्ते में क्वेश्चन देने तो 5 एवरीडे करंट से होंगे, जिसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से होंगे, और 5 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से होंगे। अगले हफ्ते 5 क्वेश्चंस करंट से होंगे, 5 ज्योग्राफी पे होंगे। इस तरीके से एवरी वीक हम सब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, लेकिन करंट के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो यू मे ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ प्रपॉन, जिसका एड्रेस आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, विच विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक्स अ लॉट।